है, चालू करते हैं। तो बच्चों अब मेरी बात सुनना ध्यान से। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वो हर बार मॉक टेस्ट पेपर लेती है। मैं आपको कल भी बता रहा था इंस्टीट्यूट हर बार मॉक टेस्ट पेपर लेती है। तो इंस्टीट्यूट ने जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए जो सेकंड मॉक टेस्ट पेपर सीए फाउंडेशन लॉ का लिया, वो आज हम करने जा रहे हैं। आओ फटाफट देखो यार, मैं आपको जब भी कराने बैठता हूं क्वेश्चंस में एक ही चीज बोलता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझ के करो, और रटने वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं, समझने वाले कॉन्सेप्ट पे करो। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, मेन है कि भाई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमें करना आए, समझ में आए। ठीक है, आइए चालू करते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, लॉ का जो पेपर होता है बिजनेस लॉस का, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, चलो बातें खत्म हो गई। रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में से आपको एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में से आपको एनी 4 क्वेश्चन क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। आइए करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एग्जामिन करो, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग अग्रीमेंट्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको पहले तो बताना है अग्रीमेंट वैलिड है या वैलिड नहीं है। अगर वैलिड है तो भी जस्टिफाई करना है, वैलिड नहीं है तो भी जस्टिफाई करना है। मिसेस पलक पे सम ऑफ ₹10,000 टू अ मैरिज ब्यूरो। आप मैरिज ब्यूरो को 10,000 रुपीज दे रहे हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स फॉर अ डॉटर्स मैरिज। आपने मैरिज ब्यूरो को अपनी डॉटर की इंफॉर्मेशन दी है ताकि डॉटर की मैरिज के लिए एक प्रोस्पेक्टिव ग्रूम मिल पाए। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमने पढ़ा था मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट वॉइड होते हैं, पर ये मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट नहीं है। ये मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट नहीं है, यहां पर सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है अबाउट प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स। तो ये अग्रीमेंट लॉफुल है और वैलिड है। तो आप रीजन क्या लिखोगे, दिस इज नॉट अ मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट। बोले मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट नहीं है, दिस इज नॉट अ मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन आर लॉफुल। बोले इस अग्रीमेंट की ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल है, देयरफॉर वैलिड, इसलिए ये वैलिड है। अच्छा, सेकंड पार्ट देखेंगे। भरत अग्रीज विद जॉन टू सेल इज व्हाइट बुल। भरत जॉन से क्या अग्री हुआ कि मैं तुझे अपना व्हाइट बुल बेचूंगा। अननोन टू बोथ पार्टीज द बुल वॉज डेड एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट। दोनों ही पार्टीज को नहीं पता था कि बुल की तो डेथ हो चुकी है, बुल तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो देखो दो आंसर इसमें लिख सकते हो, मेरे हिसाब से दोनों लिख के आना। एक तो यहां पे अगर आप सोचोगे तो बायलैटरल मिस्टेक है, बिकॉज बोथ पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एक तो आप यहां पे सोचोगे तो बायलैटरल मिस्टेक है। बायलैटरल मिस्टेक क्यों बोल रहा हूं, समझो यार, दोनों की गलती है, तुम्हें भी नहीं पता बुल की डेथ हो गई, मुझे भी नहीं पता। तो वेयर बोथ पार्टीज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट आर मिस्टेक ऑफ फैक्ट देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो एक तो बायलैटरल मिस्टेक है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। बायलैटरल मिस्टेक का सेक्शन तो है 20। साथ में आप यहां पर यह बात भी लिख के आ सकते हो कि यहां पर इनिशियल इंपॉसिबिलिटी है। कॉन्ट्रैक्ट जब से बना तभी से इंपॉसिबल है, क्योंकि बुल की तो डेथ ही हो चुकी है। तो इनिशियल इंपॉसिबिलिटी भी लिख सकते हो। और दोनों ही केस में आपको बोलना है ये अग्रीमेंट वॉइड है, वैलिड नहीं है। ये अग्रीमेंट वॉइड है, वैलिड नहीं है। अगला आइए, अगला क्या है, ऋषभ सेल्स द गुडविल ऑफ हिज शॉप टू ओमकार। ऋषभ ने अपने शॉप की गुडविल ओमकार को सेल करी है फॉर ₹10 लाख एंड प्रोमिसेस नॉट टू कैरी ऑन सच सिमिलर बिजनेस विद इन द लोकल लिमिट सो लॉन्ग एज ओमकार कैरीज ऑन द लाइक बिजनेस। मतलब ऋषभ सेलर ऑफ गुडविल है और ओमकार बायर ऑफ गुडविल है। अब ऋषभ ने अपनी गुडविल ओमकार को सेल कर दी है। याद करिए सेल ऑफ गुडविल पर सेक्शन नंबर 27 लगता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। अब सेक्शन 27 में क्या था, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड होते हैं। अगर कहीं पर आपने रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड लगाया तो वो वॉइड है।
अब सोचो किस पर रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड लगाया जा रहा है? ऋषभ के ऊपर ही रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड लगाया जा रहा है कि वो सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा विद इन द लोकल लिमिट्स। क्या ये अग्रीमेंट लॉफुल है? बिल्कुल लॉफुल है। लॉ ये बोलता है, सेक्शन नंबर 27 का एक एक्सेप्शन है, सेल ऑफ गुडविल। लॉ ने बोला कि जो रिस्ट्रिक्शन है अगर किसी स्पेसिफाइड लोकल लिमिट के लिए होता है तो हम वैलिड मानते हैं। भाई सेल ऑफ गुडविल में बायर ऑफ गुडविल सेलर ऑफ गुडविल को सिमिलर बिजनेस करने से रोक सकता है विद इन लोकल लिमिट्स, विद इन स्पेसिफाइड लिमिट। तो देखो लिखा हुआ है ना, सिमिलर बिजनेस विद इन लोकल लिमिट नहीं करेंगे, तो आप ये बोलेंगे कि ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड है, और आप ये बोलेंगे कि ये अग्रीमेंट भी वैलिड है। तो आप क्या बोलेंगे? दिस अग्रीमेंट इज वैलिड, और रीजन इतना सा लिखेंगे, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल the seller of goodwill can be restricted from carrying on similar business within the specified local limits, and such restrictions shall be valid if they are reasonable। तो reasonable तो है ही, तो valid है। अगला पॉइंट आता है, a property worth ₹2 lakh, a property worth ₹2 lakh was agreed to be sold for just ₹25,000 by a person of unsound mind। 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, और एक अनसाउंड माइंड का बंदा ये बोल रहा है कि वो 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी में बेच देता हूं। कितने रुपए में बेच देता हूं? बोले 25,000 में। अब सर यहाँ 25,000 में बेचने इससे प्रॉब्लम नहीं है, हमने पढ़ा है कि कंसिडरेशन कैन बी इनएडिक्वेट। प्रॉब्लम किससे है? कि पर्सन अनसाउंड माइंड का है। अनसाउंड माइंड के पर्सन में डज नॉट हैव, अनसाउंड माइंड पर्सन डज नॉट हैव कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, देयरफॉर अग्रीमेंट इज वॉइड, देयरफॉर अग्रीमेंट इज वॉइड। अनसाउंड माइंड के पर्सन में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि अनसाउंड माइंड के पर्सन में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है, तो क्योंकि अनसाउंड माइंड के पर्सन में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है, तो आप रीजन लिख के आओ, a person of unsound mind does not have contractual capacity, therefore the agreement in the given case is void। इसलिए गिवन केस में जो अग्रीमेंट बनाया गया है वो void है। बताइए बच्चों, आया नहीं आया? वेरी गुड। और प्रॉपर रीजन लिखकर आइए। देखिए मार्क्स तभी मिलते हैं पेपर में जब हम प्रॉपर रीजन लिखकर आते हैं। अगर हम प्रॉपर रीजन किसी चीज का नहीं लिखकर आएंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर हम प्रॉपर रीजन किसी चीज का पेपर में नहीं लिखकर आएंगे तो किसी भी हालत में हमको उस चीज में क्या नहीं मिलने वाले बेटा? मार्क्स नहीं मिलने वाले। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट पार्ट करिए। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग कंपनीज कैन बी ट्रीटेड एज स्मॉल कंपनीज। आपको बताने की क्या इन कंपनीज को स्मॉल कंपनी मान सकते हैं विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। देखो पहले मैं आपको स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन याद दिलाता हूं। सेक्शन 2 का क्लॉज 85 बोलता है, कंपनीज एक्ट 2013 का, पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4 करोड़ एंड टर्नओवर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 40 करोड़। और ये जो टर्नओवर देखा जाता है वो प्रीवियस ईयर का देखा जाता है। इसमें होल्डिंग कंपनी को, सब्सिडियरी कंपनी को, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को, या फिर पब्लिक कंपनी को, या जिन कंपनीज के ऊपर स्पेशल एक्ट लगते हैं उन्हें स्मॉल कंपनी का स्टेटस लेना अलाउड नहीं होता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एसटीएस प्राइवेट लिमिटेड हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 10 करोड़, टर्नओवर की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, एंड द पेड अप कैपिटल ऑफ 1 करोड़, पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। लेकिन अब वो बोल रहा है आउट ऑफ दीज 60,000 इक्विटी शेयर्स, आउट ऑफ दीज 1 लाख के शेयर है, 60,000 इक्विटी शेयर आर हेल्ड बाय यूवी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। अगर यूवी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के पास एसटीएस प्राइवेट लिमिटेड के 1 लाख में से 60,000 शेयर हैं, यानी मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर हेल्ड हो गई। इसका मतलब यह है कि यूवी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और एसटीएस प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि सब्सिडरी कंपनी को स्मॉल कंपनी का स्टेटस लेना अलाउड नहीं है।
तो आपको इस क्वेश्चन में बताना पड़ेगा, नो, STS लिमिटेड कैन नॉट अवेल, नो, STS लिमिटेड कैन नॉट अवेल स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, वो स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती बिकॉज इट इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ यूवी इंफ्राट्रेक प्राइवेट लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ZX लिमिटेड पब्लिक कंपनी हो गई भैया, ये तो नाम से ही क्लियर है, तो पब्लिक कंपनी हो गई। ZX लिमिटेड है, पेड अप कैपिटल 3 करोड़ है, टर्नओवर 35 करोड़ है। नो, इट कैन नॉट अवेल स्टेटस ऑफ, नो इट कैन नॉट अवेल स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी बिकॉज इट इज अ पब्लिक कंपनी। बोले क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है तो इसको स्मॉल कंपनी का स्टेटस लेना नहीं आफ्टर 315। अच्छा ओके, इसलिए इसको स्मॉल कंपनी का स्टेटस लेना अलाउड नहीं है। बोलो आया, बताइए ये वाला पार्ट क्लियर हुआ पूरा। दोनों ही केस में स्मॉल कंपनीज का स्टेटस नहीं मिलेगा। STS प्राइवेट लिमिटेड को नहीं मिलेगा क्योंकि वो सब्सिडरी कंपनी है, और ZX लिमिटेड को नहीं मिलेगा क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है। आई होप आया होगा। आगे देखिए अगला क्या है, अगला क्या है बोर्ड पर देखिए। Justice Private Limited has 9 directors on its board of directors. The company's articles of association currently state that quorum for board meeting shall be 1/3 of total strength or 2 directors whichever is higher. अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होता है मैं आपको बताऊं। कोरम वर्ड हमने कभी सुना नहीं है बेटा, ये कोरम वर्ड आता भी नहीं है फाउंडेशन लेवल पे, इंटर लेवल पे आता है, बट एक्चुअल में ये 3 लाइंस का क्वेश्चन में कोई सेंस ही नहीं है। अभी अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको जाके रियलाइज होगा कि ये तो क्वेश्चन ही किसी दूसरे इशू पर है, इस इशू पर क्वेश्चन ही नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूं, कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, that should be present in जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आने चाहिए बेटा, उसी को कोरम बोलते हैं। तो अब वो बोल रहा है यहां पे जनरल मीटिंग की जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की बात हो रही है, तो मैं जनरल मीटिंग की जगह बोर्ड मीटिंग लिख दे रहा हूं, BM। वो बोल रहा है बोर्ड मीटिंग में मिनिमम कितने लोग आने चाहिए, टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 या 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। ठीक है, ये लाइन नहीं काम आएगी क्वेश्चन में। अभी आप क्वेश्चन देखिए है क्या। कंपनी नाउ इंटेंड्स टू अमेंड दिस आर्टिकल्स to specify that the quorum for board meeting shall be 1/3 of total strength और 4 डायरेक्टर। मतलब ये जो 2 है उसको हम 4 कर रहे हैं, बस इतना सा है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी आप देखना क्वेश्चन है क्या, विच एवर इज हायर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में लाइन लिख दी। अब इस लाइन का कोई रेलिवेंस ही नहीं आ रहा। एक्चुअल में देखिए क्वेश्चन अब चालू हो रहा है, एडवाइज द कंपनी ऑन द प्रोसीजर फॉर इंक्लूडिंग दिस एंट्रेंचमेंट। वो तो पूछ रहा है ये बताओ आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन कैसे डाले जाते हैं। इन इट्स आर्टिकल्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। वुड योर आंसर डिफर इफ द कंपनी वाज अ पब्लिक कंपनी। अच्छा पहले देखते हैं प्राइवेट है क्या। हाँ जी हाँ प्राइवेट है, जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है पब्लिक कंपनी होगी तो आपका आंसर डिफर करेगा क्या, डिफर करेगा क्या। पब्लिक कंपनी होगी तो बिल्कुल करेगा। देखो याद दिलाता हूं, पहले एंट्रेंचमेंट में आपको ना अच्छे से याद दिलाता हूं। सबसे पहले एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या था, इट मींस मोर रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस देन पासिंग of special resolution can be made for alteration of certain provisions
ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, अब इसमें भी अगर आप देखोगे, तो ये सेक्शन 5 का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या था, इन पब्लिक कंपनी एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन इंक्लूड करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, एंड इन प्राइवेट कंपनी एंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस इंक्लूड करने के लिए कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स इज रिक्वायर्ड। सभी मेंबर्स की कंसेंट रिक्वायर्ड होती है। तब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एडवाइज द कंपनी ऑन द प्रोसीजर, और प्रोसीजर में एक चीज और होती है, नोटिस टू आरओसी भी देना होता है। तब सबसे पहले तो लिखोगे इन द गिवन केस फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी फॉलोड टू कंप्लाई विथ या टू इंक्लूड प्रोविजंस ऑफ एंट्रेंचमेंट इन द आर्टिकल्स। उसमें फर्स्ट पॉइंट ये लिखना, सेकंड पॉइंट ये लिखना और थर्ड पॉइंट ये लिखना, और फिर कंक्लूजन में इतना सा लिख के आ जाना, कंक्लूजन में सिर्फ इतना सा लिख के आ जाना कि जो ये जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, आप लिखना जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड विल पास स्पेशल रेजोल्यूशन वेयर इट इज अ पब्लिक कंपनी। बोले अगर पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। ठीक है, अगर पब्लिक कंपनी होती, और पब्लिक कंपनी नहीं है तो प्राइवेट कंपनी है, तो वेयर इट इज अ प्राइवेट कंपनी, बोले अगर ये प्राइवेट कंपनी ही रहती है, देन कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स इज रिक्वायर्ड, देन कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स इज रिक्वायर्ड। ये प्रॉपर आंसर आपको इसका लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन आर्टिकल्स में कैसे डालें, तो ये आंसर आपको बताकर आना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम आराम आराम से आप कर सकते हो। एक तो क्वेश्चन पूछ रहा है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बताइए। सेक्शन 28 लगता है ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट याद है क्या होता है? अ पर्सन हु अलाउज हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज द पार्टनर इन द फर्म, और पर्सन हु बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट makes others believe that he is the partner in the firm. And partner by holding out will be liable to other partners, will be liable to third parties if third party had given credit to the firm on the faith of partner by holding out. ठीक है, ये तो इजी है। और नॉमिनल पार्टनर कौन है याद है? अ नॉमिनल पार्टनर is a person who lends his name to the firm but does not have any real interest in the firm. He is a partner for namesake. He is not entitled to share profits of the firm. He will not take part in the conduct of the business of the firm. But nominal partner will be liable to third parties for the acts of the firm. याद आया? अच्छा, अगला है when the continuing guarantee can be revoked under Indian Partnership Act 1932। पूछ रहा है कंटिन्यूइंग गारंटी कब रिवोक हो सकती है। देखो कब की बात नहीं है, आपको ये लिखना है कंटिन्यूइंग गारंटी में सिंपल सा आपको ये समझा के आना है कि अगर कंटिन्यूइंग गारंटी है, अगर कौन सी गारंटी है? कंटिन्यूइंग गारंटी है, तो इतना सा अपने को ध्यान रखना है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के लिए पूछ रहा है, पर वो नॉर्मली प्रोविजन होता है। कंटिन्यूइंग गारंटी का एक ही प्रोविजन है, कोई अलग अलग प्रोविजन नहीं है। देखो सिंपल सा रूल है, मान लीजिए फर्म में आप पार्टनर हैं, आपने कोई कंटिन्यूइंग गारंटी दी है, तो रूल ये होता है कि आप कंटिन्यूइंग गारंटी को अगर रिवोक करते हो तो कंटिन्यूइंग गारंटी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए रिवोक हो जाती है, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो चुके होते हैं उसके लिए आप लायबल माने जाते हैं। तो याद रखना, इट कैन बी रिवोक्ड ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। इट कैन बी रिवोक्ड ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। ठीक है,
however a person will be liable for transactions before date of revocation. बिफोर डेट ऑफ रिवोकेशन जो ट्रांजेक्शन्स हुए उसके लिए आपको लायबल माना जाएगा. बस इतना ही इसमें आपको लिखना है. ठीक है. अब बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जो पेपर का कंपलसरी क्वेश्चन आता है. अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं. अब ये जो क्वेश्चन है ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने कई बार किया है. ठीक है. क्वेश्चन पढ़ना पहले है ना. आप क्वेश्चन पढ़ना. मैसर्स आर के ट्रेडर ये बायर है मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद मैसर्स सी के ट्रेडर जो सेलर है फॉर परचेज ऑफ 2000 kg ऑफ बासमती यानी सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन बासमती राइस स्पेसिफिकली ग्रोन इन छत्तीसगढ़ स्टेट. तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है. बासमती राइस होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का होना चाहिए, पैक्ड इन पिंक कलर पैकेट होना चाहिए, to identify place of origin by specifying the mode of packing of basmati rice. तो ये सेल बाय डिस्क्रिप्शन है. पहले ये समझो ये सेल बाय डिस्क्रिप्शन है. ठीक है. तो जब सेल बाय डिस्क्रिप्शन होती है तो इंप्लाइड कंडीशन होती है कि गुड्स मस्ट कोरिस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन. तो सबसे पहले तो आपको एज पर सेक्शन 15 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यहां पे सेल बाय डिस्क्रिप्शन समझा के आना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन दैट बल्क क्वांटिटी ऑफ गुड्स शुड कोरिस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन. वेयर गुड्स डज नॉट कोरिस्पॉन्ड टू डिस्क्रिप्शन बायर कैन पुट एन एंड टू कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो क्लेम damages. The seller agreed for specific packing of rice grown in Chhattisgarh state. Seller agree भी हो गया. However, by misunderstanding, staff of seller packed. Staff of seller ने क्या पैक कर दिया? Quantity of 1800 kg of basmati rice grown in state of Maharashtra in white color bags of 30 kg each. यानी goods do not correspond टू डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है ही नहीं. चलो क्वांटिटी तो एक अलग बात थी. क्वांटिटी तो कम ज्यादा फिर भी देखी जाती. लेकिन यहां पे जो बासमती राइस है वो महाराष्ट्र का है. पैकेट आपने व्हाइट कलर के दे दिए और आपने बोला था कि भैया अब इसमें जो 30 kg ईच के पैकेट बना दिए जबकि 25 के बनाने थे और सिर्फ 200 kg छत्तीसगढ़ स्टेट का दिया है, पिंक कलर के बैग में दिया और 25 kg ईच का दिया है. समझ में आ रही है बात. रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट एनालाइज वेदर बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द एंटायर क्वांटिटी. यस, he can reject entire quantity. He can reject entire. तो यस, आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी. देखो आप समझो, ऐसा नहीं होता है कि आप पार्टली गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन दे दो और पार्टली एज पर डिस्क्रिप्शन ना दो. बच्चे कहां कंफ्यूज हो जाते हैं. बच्चे ये देखते हैं अच्छा 1800 kg डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है, 200 kg तो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से है, कोई फर्क नहीं पड़ता. एंटायर क्वांटिटी रिजेक्ट हो सकती है क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन से कोरिस्पॉन्ड नहीं करती है. लॉ में रूल एकदम क्लियर है, लॉ में रूल एकदम क्लियर है कि एंटायर क्वांटिटी शुड कोरिस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन. तो आपको लिखना पड़ेगा यस, आरके ट्रेडर्स यानी कि जो बायर है में रिजेक्ट, बोले वो रिजेक्ट कर सकता है होल गुड्स. ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं करना, कीप योर आंसर सिंपल. सेल बाय डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से समझाइए, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखिए और एंड में कंक्लूजन में बस इतना लिखिए कि यस एंटायर क्वांटिटी कैन बी रिजेक्टेड.
अच्छा, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। कार्तिक अग्रीड टू सेल हिज लैपटॉप टू वसंत फॉर अ प्राइस टू बी फिक्स बाय कुसुमा हार्डवेयर इंजीनियर। थर्ड पार्टी से प्राइस फिक्स करवा रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर प्राइस फिक्स करती है तो वहां पर अप्लाई होता है सेक्शन 10 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। हाउएवर बिफोर द डिलीवरी ऑफ लैपटॉप की डिलीवरी तो हुई नहीं थी, कार्तिक चेंज हिज माइंड एंड डिड नॉट शेयर एनी पर्टिकुलर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैपटॉप विद कुसुम। अब सोचो, ये जो कार्तिक है वो लैपटॉप की जो डिटेल है, ये जो कुसुम है जो थर्ड पार्टी है जिसको प्राइस फिक्स करनी थी उसको नहीं बता रहा है। यानी कार्तिक इज प्रिवेंटिंग कुसुम, कार्तिक इज प्रिवेंटिंग कुसुम from fixing the price. Karthik is preventing Kusum from fixing the price. ठीक है, which made her unable to do the valuation. Kusum refused to do the valuation. अब लॉ में रूल ये था कि अगर थर्ड पार्टी को प्राइस फिक्स करने से प्रिवेंट किया जाता है तो जो पार्टी एट फॉल्ट होती है वो लायबल टू पे डैमेजेस होती है टू द अदर पार्टी हु इज नॉट एट फॉल्ट। रूल क्या है? वेयर थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फिक्सिंग द प्राइस, then party at fault will be liable to pay damages, to party not at fault, यही रूल होता है। वसंत नीडेड लैपटॉप फॉर हिज प्रोजेक्ट, वसंत को अपने प्रोजेक्ट के लिए लैपटॉप चाहिए था। तो अभी क्या हुआ? वसंत नीडेड लैपटॉप, वसंत को लैपटॉप चाहिए था। वसंत नीडेड लैपटॉप फॉर हिज प्रोजेक्ट, वसंत को अपने प्रोजेक्ट के लिए लैपटॉप चाहिए था। सो ही प्रोमिस्ड कार्तिक दैट इफ द लैपटॉप इज डिलीवर्ड टू हिम, तो उसने कार्तिक को बोला, मतलब वसंत ने कार्तिक को बोला कि अगर तूने मेरे को लैपटॉप दिया ही वुड पे आ रीजनेबल प्राइस फॉर इट। वसंत ने कार्तिक को बोला तू दे दे भाई, मैं तेरे को रीजनेबल प्राइस दूंगा। However, कार्तिक डिसाइडेड नॉट टू सेल हिज लैपटॉप टू वसंत, लेकिन कार्तिक तो बोल रहा है मैं तो नहीं बेचूंगा। नाउ वसंत वॉन्ट्स टू नो फ्रॉम यू, बीइंग अ लीगल एक्सपर्ट, whether Karthik is bound by his promise as he agreed earlier to deliver his laptop to him at a reasonable price? No. देखो ऐसा होता है जहां पे थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स नहीं करती है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। आप समझो, जहां पे थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स नहीं करती वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है। ठीक है, अब पॉइंट ये होता है आपको ये बोलना, देखो वैसे तो कार्तिक को लैपटॉप देना ही था ना, वो बात थोड़ी कि कार्तिक को लैपटॉप नहीं देना था। लेकिन सेक्शन 10 पहली चीज ये बोलता है, वेयर थर्ड पार्टी डज नॉट मेक द वैल्यूएशन, अगर थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं करती है देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो बोले कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है क्योंकि थर्ड पार्टी ने प्राइस फिक्स नहीं करी। तो आपको लैपटॉप तो नहीं बेचना, कार्तिक लैपटॉप तो नहीं बेचेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया। इफ ही डज नॉट अग्री टू डिलीवर, दे तो नहीं रहा है कार्तिक, व्हाट इज द अदर रेमेडी अवेलेबल टू वसंत? वसंत कैन क्लेम कर सकता है डैमेजेस,
वसंत कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम कार्तिक। वसंत कार्तिक से क्या लिख सकता है बच्चों? डैमेजेस। उसके लिए ये वाला प्रोविजन लग रहा है। तब पहले तो ये लिखो कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, फिर आप ये लिखो कि हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये लिखो कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, फिर आप ये बोलो कि हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, फटाफट देख लेते हैं एक बार ऊपर ऊपर से। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 13 आंसर द फॉलोइंग। कॉर्पोरेट व्हील समटाइम्स फेल्स टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द लायबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शन। वो बोल रहा है कॉर्पोरेट व्हील कंपनी को हमेशा प्रोटेक्ट नहीं करेगी। बिल्कुल, कॉर्पोरेट व्हील हमेशा थोड़ी प्रोटेक्ट करती है, हमने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील पढ़ा है ना। वो बोल रहा है कॉर्पोरेट व्हील समटाइम्स फेल्स टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स ऑफ कंपनी। भाई कॉर्पोरेट व्हील मेंबर्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्शंस, लेकिन देयर आर केसेस वेयर कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड। तो बोल रहा है एक्सप्लेन एनी 3 इंस्टेंसेस। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ कंपनी, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, अवॉइडेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट, फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। ये 5 केसेस हमने पढ़े हैं, ये आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे विद रेफरेंस केसेस। और सारे मत एक्सप्लेन कीजिए, एनी 3 बोला है, एनी 3 ही आपको एक्सप्लेन करने हैं। हाँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स व्हेन रजिस्टर्ड? ये हमने सेक्शन 10 में पढ़ा है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। Company is bound to members, members are bound to company, but members are not bound to each other. Memorandum and articles are treated as a contract between company and its members. Therefore, company is bound to members, members are bound to company, but members are not bound to each other. अगला आता है, अगेन डायरेक्ट थ्योरी है। Under what circumstances limited liability partnership is compulsorily required to change its name? तो वही सेक्शन 17 है, चेंज ऑफ नेम। तो आप बोलोगे LLP will be required to change its name where it is registered by a name which is identical or too nearly resembles the name of any existing company or existing LLP or registered trademark of any person. CG will direct the LLP to change its name, and LLP shall change its name within 3 months from receipt of direction of CG. Also explain compliance requirement following the change of name. तो वो तो आपको पूरा ही बताना है। वो बोल रहा है compliance requirement following the change of name। अरे कुछ नहीं होता है। तो once LLP changes its name, it shall within a period of 15 days, 15 दिन के अंदर उसको क्या करना होता है? give notice of change to registrar. and consequences क्या है अगर नहीं comply किया? तो where LLP does not change its name, CG shall itself allot new name to the LLP, and registrar will make changes in register of LLP and issue fresh certificate of registration to LLP. What do you mean by small LLP? स्मॉल LLP का मीनिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज TA में है ऑफ LLP एक्ट 2008। स्मॉल LLP वो LLP होती है जहां पे पार्टनर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो लेस देन और इक्वल टू 25 लाख होता है, एंड LLP का एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 40 लाख होता है। ठीक है, तो ये तो सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम ज्यादा भी फोकस नहीं करते हैं, मैं आपको सेक्शन नंबर बता दे रहा हूं, प्रोविजन बता दे रहा हूं। डायरेक्ट प्रोविजन आप लर्न कर लीजिए, लेकिन जितनी भी केस स्टडीज हैं उनको हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस हमें उसी की ज्यादा चाहिए होती है। अच्छा भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये प्रीवियस अटेम्प्ट्स के पेपर में भी आया है, और मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट्स के पेपर में भी जो ये वाला क्वेश्चन है उसके आंसर लिखाए हैं। मुझे नहीं पता है
कि आपने प्रीवियस अटेम्प्ट का पेपर ध्यान से देखा है या आपने नहीं देखा है। जो पहले भी मैंने लास्ट ईयर के भी जो मॉक टेस्ट पेपर कराए थे उसमें भी ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या है, हर मॉक टेस्ट पेपर में रिपीट हो रहा है। एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस हैं, ध्यान रखना। ये लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट पेपर में भी था और अभी देख लो इस बार के मॉक टेस्ट पेपर में फिर से ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखो मैं ये क्वेश्चन कराने से पहले आपको कुछ कुछ बातें बताता हूं, है ना। सर सेक्शन 31 है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, है ना। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि पार्टनर अपने डेट ऑफ एडमिशन से पहले वाली एक्ट्स के लिए लायबल नहीं होता है, लेकिन डेट ऑफ एडमिशन के बाद जो एक्ट्स होती हैं उसके लिए लायबल होता है। तो आप क्या बोलोगे, द लाइबिलिटीज ऑफ न्यू पार्टनर, अगर फर्म में कोई न्यू पार्टनर आता है, द लाइबिलिटीज ऑफ न्यू पार्टनर ऑर्डिनरीली स्टार्ट, या कमेंस लिख लो, ordinarily commence from the date, ordinarily commence from the date he is admitted to partnership। बोले उसकी लाइबिलिटी उस दिन से स्टार्ट होती है जिस दिन उसको पार्टनरशिप में एडमिट किया जाता है। The liabilities of new partner ordinarily commence from the date he is admitted to the partnership। सही बात है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक रूल होता है, इसमें एक रूल होता है। देखो रूल क्या होता है, इसका एक एक्सेप्शन है। अब ये देखना, एक्सेप्शन ये है, द न्यू फर्म, न्यू फर्म मतलब पार्टनर के आने के बाद जो फर्म है, द न्यू फर्म इंक्लूडिंग, लैंग्वेज देख लेना, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, द न्यू फर्म इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। जरूर लर्न करना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल रहा हूं। द न्यू फर्म इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर में अग्री टू अज्यूम, में अग्री टू अज्यूम लाइबिलिटी फॉर द एग्जिस्टिंग डेट्स। एग्जिस्टिंग मतलब आपके डेट ऑफ एडमिशन से पहले वाली चीजों के लिए, एग्जिस्टिंग डेट्स ऑफ द फर्म, ठीक है, एंड क्रेडिटर्स में अग्री टू एक्सेप्ट, क्रेडिटर्स में अग्री टू एक्सेप्ट न्यू फर्म एज डेटर। द क्रेडिटर्स consent is important to make such transaction, to make such transaction valid। ठीक है, एकदम डिटेल में ये मैं आपको सिखा रहा हूं, देखना। देखो रूल क्या होता है, हमने फर्म में न्यू पार्टनर लाया, मान लीजिए 15 जुलाई को, तो 15 जुलाई से न्यू पार्टनर की लायबिलिटी कमेंस होगी। 15 जुलाई के पहले जो ट्रांजैक्शन हुए उसके लिए न्यू पार्टनर लायबल नहीं है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये होता है बेटा, ध्यान से सुनना। मान लो न्यू पार्टनर आगे बढ़ के अग्री हो जाए, नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं साहब, मैं तो हो जाता हूं पुरानी वाली लायबिलिटीज के लिए भी लायबल, तो क्या दिक्कत है। तो न्यू पार्टनर इस चीज के लिए अग्री हो सकता है कि मैं फर्म की एग्जिस्टिंग डेट्स के लिए भी लायबल रहूंगा। लेकिन लॉ बोला अगर न्यू पार्टनर इस चीज के लिए अग्री होता है कि वो एग्जिस्टिंग डेट्स के लिए लायबल होगा, तो ये ट्रांजैक्शन भी वैलिड तब है जब क्रेडिटर्स भी इस चीज पर अग्री हो। मतलब क्रेडिटर को भी ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो नया पार्टनर आया है और नए पार्टनर के आने के बाद नई फर्म बनी है, उससे हम अपना एज अ डेटर एक्सेप्ट कर ले। मतलब आप समझो,
मुझे न्यू पार्टनर एडमिट किया गया, चलो मैं तो अग्री हो गया कि मैं एग्जिस्टिंग डेट्स के लिए लायबल रहूंगा, चलो मैं तो अग्री हो गया कि मैं एग्जिस्टिंग डेट्स के लिए लायबल रहूंगा, पर जो न्यू पार्टनर है वो अग्री है, पर क्रेडिटर अग्री नहीं है, क्रेडिटर मना करें, बोले नहीं नहीं हमें न्यू पार्टनर नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। न्यू पार्टनर भी अग्री है और क्रेडिटर भी अग्री है। देखो न्यू पार्टनर भी अग्री है और क्रेडिटर भी अग्री है, तो फिर न्यू पार्टनर लायबल होगा इवन फॉर एग्जिस्टिंग डेट्स। लैंग्वेज क्या है पढ़ो। द न्यू पार्टनर द न्यू फर्म इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर में अग्री टू अज्यूम, अज्यूम माने एक्सेप्ट, में अग्री टू अज्यूम, वो अग्री टू अज्यूम हो सकते हैं लाइबिलिटी फॉर, किसके लिए लाइबिलिटी, फॉर एग्जिस्टिंग डेट्स ऑफ द फर्म। और क्रेडिटर भी अग्री हो सकते हैं कि चलो हम न्यू फर्म को, न्यू पार्टनर को लायबल कर रहे हैं, एंड क्रेडिटर में अग्री टू एक्सेप्ट न्यू फर्म एज डेटर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस केस में द क्रेडिटर्स कंसेंट इज इंपॉर्टेंट टू मेक सच ट्रांजैक्शन वैलिड। उस ट्रांजैक्शन को वैलिड बनाने के लिए क्रेडिटर की कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको लर्न कर लेना, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ये समझ में आया आपको? एक बार आपसे रिप्लाई चाहूंगा बेटा, ये आपको एक्सेप्शन समझ में आया तो फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वरना नहीं कराऊंगा। बोलिए आया? आया क्या स्टूडेंट्स? बता दीजिए एक बार प्लीज। चलिए, अगर आया है तो अब आगे चलते हैं, आया है तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक्सेप्शन तो समझ में आ गया, अब एक्सेप्शन तो समझ में आ गया, अब क्वेश्चन भी तो करें कि भाई क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है, क्वेश्चन क्या चाह रहा है वो भी तो देखें। एबीसीएन कंपनी इज अ renowned partnership firm doing business in textile industry from last 20 years, but due to technical upgradation firm incurred heavy debts of 50 lakh. To maintain the integrity of firm they introduced D आ रहा है नया पार्टनर, as a new partner before admission of D, बोले D के आने से पहले, before admission of D के आने से पहले, अदर पार्टनर्स एबीसी, अदर पार्टनर्स एबीसी खुद से डिसाइड कर लिए, डिसाइडेड ऑन देयर ओन एंड मेड एन अग्रीमेंट विद क्रेडिटर, और क्रेडिटर से भी अग्रीमेंट बना ली दैट न्यू पार्टनर विल बी लायबल फॉर एग्जिस्टिंग डेट। आप समझो, नहीं न्यू पार्टनर को कर सकते हो, लेकिन एक्सेप्शन क्या बोल रहा था, न्यू पार्टनर में अग्री, न्यू पार्टनर को भी तो अग्री होना पड़ेगा। चलो क्रेडिटर तो अग्री हैं, पर न्यू पार्टनर को भी तो अग्री होना पड़ेगा। भाई क्रेडिटर तो अग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं, क्रेडिटर तो अग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू पार्टनर को भी तो अग्री होना पड़ेगा। तो वो बोल रहा है, वो बोल रहा है न्यू पार्टनर से तो पूछा ही नहीं, देखो क्या बोल रहा है, एबीसी डिसाइडेड ऑन देयर ओन एंड मेड एन अग्रीमेंट विद क्रेडिटर। अच्छा, when D joins, जब D ज्वाइन हुआ, D तो आया नया पार्टनर, when D joins he came to know about the debt of the 50 lakh, जब D आया तो उसको 50 लाख का डेट का पता चला। with reference to provisions of partnership act give your opinion whether D would be liable for the debts of the firm. No, because Mr. D did not agree to assume liability, did not agree to assume liability for existing debts. बोले क्योंकि वो अग्री नहीं हुआ था एग्जिस्टिंग डेट्स की लाइबिलिटी को अज्यूम करने के लिए, तो डी लायबल नहीं होगा। नो, बिकॉज मिस्टर डी डिड नॉट अग्री टू अज्यूम लाइबिलिटी फॉर एग्जिस्टिंग डेट। वेदर योर आंसर विल बी डिफरेंट इफ डी वाज माइनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। माइनर मेजर से फर्क ही नहीं है, अगर वो माइनर है तो वो तो यार माइनर तो वैसे भी लायबल नहीं होता, माइनर नहीं था तो भी लायबल नहीं है, और माइनर होता तो वैसे भी लायबल नहीं है। आंसर विल रिमेन सेम, comma D is not liable.
इवन इफ ही इज अ माइनर, इवन इफ ही इज अ माइनर, माइनर भी है तो भी लायबल नहीं है, इवन इफ ही इज अ माइनर. लास्ट, whether D would be liable to pay the debts upon becoming major. अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग, कंफ्यूजन वाली बातें कर रहे हैं. ठीक है सर, अगर डी माइनर है, ठीक है, तो वो वैसे भी लायबल नहीं. अच्छा वो मेजर भी हो गया तो रूल क्या था, माइनर जब मेजर हो जाता है, याद करना सेक्शन यहां पे लगेगा 30. अब यहां पे सेक्शन 30 में ही, सेक्शन 30 में एक पॉइंट होता था कि माइनर जब मेजर हो जाता था तो माइनर उन लाइबिलिटीज के लिए लायबल हो जाता था विच वर इनकर्ड फ्रॉम द डेट ही वाज एडमिटेड टू पार्टनरशिप, पर उससे पहले वाली लाइबिलिटीज के लिए तो भी लायबल नहीं होगा. तब यहां पर ये लिखोगे, सुनो मेरी बात क्या बोल रहा हूं, अगर डी एडमिशन के टाइम माइनर था बाद में मेजर हो गया, तो मेजर भी अगर हो गया तो उसी दिन से तो लायबल होगा जिस दिन से एडमिटेड टू पार्टनरशिप हुआ था, उससे पहले तो भी नहीं हो सकता. ठीक है, तो एग्जिस्टिंग डेट्स के लिए तो भी नहीं होगा, एक्सिस्टिंग डेट्स के लिए तो भी नहीं होगा. तो आपको लिखना पड़ेगा ही विल बी लायबल फॉर द डेट्स इनकर्ड फ्रॉम द डेट he was admitted to partnership. But he is not liable for any debt incurred before that. But उससे पहले कोई डेट हुई उसके लिए तो भी नहीं लायबल. तो एग्जिस्टिंग डेट्स के लिए तो आप लायबल कर ही नहीं सकते. वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, माइनर है, मेजर है, फलाना है. एग्जिस्टिंग डेट्स के लिए तो आप लायबल कर ही नहीं सकते, बात ही खत्म. बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादातर स्टूडेंट्स गलत करते हैं, इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो, इसको अच्छे से करो. नहीं फोकस करोगे नहीं होगा तो ये क्वेश्चन करने में कहीं ना कहीं आपको परेशानी आ सकती है. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन तो आसान है. मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं भी करो, एटलीस्ट ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसका ये वाला जो आंसर है कहीं ना कहीं अपने रफ में लिखो, अपनी मेन बुक में लिखो, और इस प्रोविजन को और इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पेपर में देखकर जाना है. इट्स वेरी टेक्निकल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कई सारे मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, तो फटाफट से हो जाएगा. बड़ा इजी सा क्वेश्चन है. The object clause of Memorandum of Association of ABC Private Limited authorized the company to carry on the business of trading in property in गुड़गांव. कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था ट्रेडिंग इन प्रॉपर्टी करेंगे गुड़गांव में. Since the company was not doing well, directors of company in recent board meeting planned to diversify the business and entered into construction business. तो अल्ट्रा वायर्स हो गया ये. तो मेमोरेंडम में लिखा है ट्रेडिंग करेंगे प्रॉपर्टी की, आप करना चालू कर दिए कंस्ट्रक्शन. फॉर दिस पर्पस दे बोरोड अ सम ऑफ 5 करोड़ फ्रॉम मैग्नम फाइनेंस लिमिटेड. मैग्नम फाइनेंस लिमिटेड से कितने रुपए बोरो कर लिए, 5 करोड़ रुपए बोरो कर लिए. बट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी डिड नॉट अप्रूव द डिसीजन ऑफ द बोर्ड. लेकिन मेंबर्स ने बोर्ड के डिसीजन को अप्रूव किया नहीं. हैंस कंपनी रिफ्यूज टू रीपे. कंपनी मना करी, हम तो लोन रीपे नहीं करेंगे. रिफ्यूज टू रीपे द लोन. अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13, what is the recourse available to Magnum Finance Limited for recovery of loan? No recourse is available. अल्ट्रा वायर कॉन्ट्रैक्ट है, आपको लिखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट इज अल्ट्रा वायर्स. पूरा अल्ट्रा वायर समझा के आइए. आपको बताना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट इज अल्ट्रा वायर्स
and therefore it is void ab initio. आपको बताना पड़ेगा neither company nor third party acquires any right under ultra वायर कॉन्ट्रैक्ट. साथ में आप यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी समझा के आ सकते हो. साथ में आप यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी समझाकर आ सकते हो. ठीक है, तो आपको सिंपल बोलना है ये सब लिखने के बाद, नो मैग्नम फाइनेंस लिमिटेड cannot recover the loan from company. बोले मैग्नम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी से लोन की रिकवरी नहीं कर सकती है. आया क्या, बताइए, बोलिए. क्लियर है बच्चों ये वाला? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होने पे आ रहा है, बस ऑलमोस्ट. सी पार्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है थ्योरी का. अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद रेफरेंस टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. ये टर्म्स हमें बताने विद रेफरेंस टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी इज लायबिलिटी. सेक्शन 128 है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. आपको क्या बताना है? द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. फिर आपको बताना है श्योरिटी इज लायबल फॉर ऑल द अमाउंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट विच प्रिंसिपल डेटर इज लायबल टू पे. फिर आपको बताना है द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी सेकेंडरी इन नेचर. द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइजेस ओनली इफ प्रिंसिपल डेटर मेक्स अ डिफॉल्ट इन पेमेंट. फिर आपको बताना है कि क्रेडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर फर्स्ट और क्रेडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एनी नोटिस. द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइजेस as soon as principal debtor makes a default in payment. अच्छा, discharge of contract of surety by invalidation of contract of guarantee. अब ये बच्चों को क्लिक नहीं होता. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी बाय इनवैलिडेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड कब हो रहा है. तो इसमें सेक्शन 142, 143 और 144 आएगा. बच्चे डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी लिखाते हैं, गलत हो जाता है. श्योरिटी डिस्चार्ज हो रहा है बाय इनवैलिडेशन. तो इनवैलिडेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का 2 केस में होता है. वेयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, misrepresentation or concealment of material fact, then contract of guarantee is void and surety is not liable. या where contract of guarantee was made on the condition that other person must join as a co-surety and other person refuses to join as a co-surety, then also contract of guarantee will become void. तो ये हमने फीचर्स ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स या असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में लिखे हुए हैं पॉइंट्स. तो प्लीज ये सेक्शन आपको इसमें करने हैं. यहां पर आकर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म होता है. क्वेश्चन नंबर 4, एबीसी जॉइंटली प्रॉमिस कर रहे हैं पेमेंट देने के लिए. जॉइंटली प्रॉमिस दी अ सम ऑफ ₹6,000. एग्जामिन कंसिडरिंग द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कैन डी कंपेल एनी ऑफ द 3 एबीसी टू पे हिम ₹6,000? यस. हमने सेक्शन पढ़ा है. सेक्शन क्या पढ़ा है? 42 एंड 43. सेक्शन 42 एंड 43 क्या बोलते हैं?
liability of joint promisee, liability of joint promisors is joint and several, and promisee can compel any one of them to perform the whole promise. So liability of joint promisors is joint and several. Any of the joint promisor, any of the joint promisor may be compelled to perform, whole promise. ये फर्स्ट है. सेकंड है, मान लीजिए C is compelled to pay whole of the amount to D. Can he recover anything from A and B? Yes. इक्वल कंट्रीब्यूशन रिकवर आप कर सकते हैं. अगर एक जने को पूरा प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ता है, देन ही कैन क्लेम इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स. बोथ ए एंड बी आर सॉल्वेंट, तो दोनों से इक्वल ले लेगा, यानी ए एंड बी से ले लेगा ₹2000 ईच. कैलकुलेशन करके आपको बताना पड़ेगा. ये 2000 ईच कैसे आया? 3 लोग हैं, 6000 का अमाउंट है. 6000 डिवाइडेड बाय 3, 2000. तो 2000 तो सी का खुद का शेयर हो गया. ए से 2000 लेगा, बी से 2000 लेगा. ए इज नॉट इन द पोजीशन टू पे एनीथिंग. अगर ए नहीं पे करेगा तो ए का शेयर बाकी लोगों को इक्वल बियर करना है. तो बी का शेयर कितना है? 2000. सी का शेयर कितना है? 2000. अब ए कुछ नहीं दे रहा, तो ए के 2000 को डिवाइडेड बाय 2 कर दो. 1000 बी बियर करेगा, 1000 सी. तो अब यहां पर क्या होगा? सी कैन रिकवर ₹3000 फ्रॉम बी. ये क्वेश्चन है. आई होप आप कर लोगे. ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है. व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग कंपनसेशन पेबल इन द इवेंट ऑफ डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? सेक्शन 117 एक्सप्लेन होगा पूरा डिटेल में. पूरा सेक्शन एक्सप्लेन करोगे तो मार्क्स आएंगे, वरना नहीं आएंगे. ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. नेक्स्ट, explain in brief important functions played by Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs and Ministry of Law and Justice. तीनों मिनिस्ट्रीज एक्सप्लेन कर दीजिए. तीनों मिनिस्ट्रीज एक्सप्लेन कर दीजिए. मैंने आपको नोट्स में अच्छे से पढ़ा रखा है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मेन फंक्शन होता है कि ये ट्रेजरी ऑफ इंडिया है. ये टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन बजट प्रेजेंट करना है. ठीक है. Ministry of Corporate Affairs is concerned with administration of Companies Act 2013, LLP Act 2008 and Insolvency and Bankruptcy Code 2016. And Ministry of Law and Justice में 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं. एक डिपार्टमेंट मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स करता है, एक लेजिस्लेटिव एक्टिविटी करता है और एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करता है. 5th क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों. केस स्टडी में अभी तक हमने सारी डिस्कस करी है. अब वापस से केस स्टडी आ रही है. केस स्टडी क्या बोल रही है, प्रोविजन क्या है, फैक्ट क्या है, उसी से क्वेश्चन होता है. वैसे ऐसे सिमिलर सा क्वेश्चन हमने कल भी किया था. अशोक आ ट्रेडर डिलीवर्ड कैमरा टू मंगेश ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. मंगेश delivers the camera to Rahul. मंगेश ने राहुल को दे दिया on the term of sale for cash only और return. अच्छा क्वेश्चन नहीं है. Afterward Rahul delivered it to Vishal on sale or return basis without paying cash to Mangesh. The camera which was in the possession of Vishal was lost by theft, though he exercised due care for its safety. Referring to the provision of Sales of Goods Act, analyze the situation and advise whether Mangesh, Rahul or Vishal are jointly or severally liable to pay the price of the camera to Ashok. 4 marks.
क्वेश्चन को हार्ड बिल्कुल मत बनाइए, पहले क्वेश्चन में समझिए हो क्या रहा है। अशोक ने कैमरा मंगेश को दिया है, मंगेश ने कैमरा राहुल को दिया है। अशोक ने कैमरा मंगेश को दिया है, मंगेश ने कैमरा राहुल को दिया है। राहुल ने कैमरा विशाल को दिया है। अब कैमरा विशाल के पोजीशन में है और लॉस्ट बाय थेफ्ट हो गया है, बस इतना सा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि लॉस कौन बेयर करेगा, ठीक है। देखो अब एक बड़ी इजी सी केस है, बड़ी इजी सी चीज है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहले याद करो, अगर गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल होते थे तो सेक्शन लगता था सेक्शन 24 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, लगता था कि नहीं लगता था। अब ये सेक्शन क्या बोलता था याद करो, सर ये सेक्शन ये बोलता था कि अगर गुड्स को अप्रूवल बेसिस पर सेल किया गया है तो बायर को ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, बायर को ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, when buyer does any act which is equivalent of accepting the goods. Buyer does any act equivalent of accepting the goods. Buyer कोई ऐसी एक्ट करे which is equivalent of accepting the goods. ठीक है। अब यहां पर अशोक ने कैमरा मंगेश को अप्रूवल बेसिस पे दिया था, तो मंगेश ने कैमरा जब राहुल को रीसेल किया तो हम कहेंगे कि मंगेश ने एक ऐसी एक्ट करी है विच इज इक्वल टू एक्सेप्टिंग द गुड्स। तो मंगेश को गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो गया है, मंगेश को टाइटल ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। तो मंगेश तो लायबल टू पे है, मंगेश लायबल टू पे प्राइस है। आपको हर पार्टी का अलग अलग एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हर पार्टी का अलग अलग एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा इन द गिवन केस मंगेश हैज डन एन एक्ट which is equivalent of accepting the goods, so the property in camera has transferred to Mangesh and Mangesh is liable to pay the price. अब मंगेश ने राहुल को क्या बोल के दिया था, देखो मंगेश ने राहुल को बोल के दिया था सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। मंगेश ने सेल ऑन रिटर्न बेसिस नहीं करी थी राहुल को बोला था सेल फॉर कैश ओनली में दे रहा हूं तुझे। मंगेश ने राहुल को बोला था तू कैश दे देना, कैश नहीं देगा तो कैमरा नहीं मिलेगा तुझे। अब राहुल ने क्या किया, कैश ही नहीं पे किया। देखो राहुल ने क्या किया, कैमरा विशाल को दे दिया विदाउट पेइंग कैश टू मंगेश, तो राहुल को ओनरशिप नहीं मिली है, ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड क्योंकि उसने कैश नहीं दिया। ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, राहुल को ओनरशिप नहीं मिली है and not liable to pay प्राइस, इसलिए राहुल कैमरे का प्राइस पे करने के लिए लायबल नहीं है, ठीक है। अब रही बात विशाल की। अब राहुल ने विशाल को कैमरा अगेंस्ट सेल और अप्रूवल पे दिया। अब विशाल तो कैमरा एक्सेप्ट करता, उससे पहले ही चोरी हो गया। देखो क्या लिखा है, कैमरा वॉज इन पोजेशन ऑफ विशाल वॉज लॉस्ट बाय थेफ्ट। तो कहीं ये तो लिखा ही नहीं है कि विशाल ने एक्सेप्ट किया है, और विशाल ने तो कोई ऐसी एक्ट भी नहीं करी है विच इज इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेप्टिंग द गुड्स। तो विशाल हैज नॉट एक्सेप्टेड कैमरा एंड टाइटल इज नॉट ट्रांसफर्ड टू हिम, उसको भी टाइटल नहीं ट्रांसफर हुआ एंड टाइटल इज not transferred to him, therefore he is also not liable, इसलिए वो भी liable नहीं है।
तो क्वेश्चन पूछा था मंगेश राहुल विशाल जॉइंटली लायबल है क्या? नहीं, विशाल इज नॉट लायबल, राहुल इज नॉट लायबल, ओनली मंगेश इज लायबल टू पे फॉर द प्राइस, ओनली मंगेश इज लायबल टू पे फॉर द प्राइस ऑफ कैमरा. वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, समझने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट पेपर ने पूछा है, आपको आना चाहिए. इजी क्वेश्चन है तो फटाफट से कीजिए. अंसारी ऑफ जयपुर सोल्ड 100 स्मार्ट टीवी सेट्स एट द रेट ऑफ ₹50,000 पर सेट टू बाबूराम ऑफ दिल्ली. अंसारी ऑफ जयपुर ने बाबूराम ऑफ दिल्ली को बेचा है, तो अंसारी सेलर है, बाबूराम बायर है. ही डिलीवर्ड द टीवी सेट्स टू चेतन, अ ट्रांसपोर्ट कैरियर, फॉर ट्रांसमिशन टू बाबूराम. उसने वो जो गुड्स थे वो किसको दे दिए? कैरियर को दे दिए फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू बाबूराम. बाबूराम फर्दर सोल्ड, बाबूराम ने फर्दर सोल्ड कर दिए दिस 100 टीवी सेट टू श्यामलाल. मतलब अंसारी ने बेचे बाबूराम को, बाबूराम ने बेचे श्यामलाल को. और हो क्या रहा है? बीच में एक कैरियर है चेतन, चेतन जो गुड्स की डिलीवरी कर रहा है बाबूराम को. यह अभी तक क्वेश्चन में हो रहा है. ऑन रीचिंग द गुड्स एट द डेस्टिनेशन, गुड्स डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, बाबूराम डिमांडेड द डिलीवरी बट चेतन wrongfully refused to deliver the goods to बाबूराम. अब याद करो, मैं थोड़ा सा, हालांकि पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं है लेकिन साथ में ही समझा रहा हूं. एक राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता था, तो उसमें मैंने पढ़ाया था व्हेन इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट लॉस्ट. तो उसमें था वेयर कैरियर wrongfully refuses, where carrier wrongfully refuses to deliver goods to buyer, comma, transit comes to an end, transit comes to an end, and right of stoppage in transit, and right of stoppage in transit is lost. ऐसा ही है, ऐसा ही है. दैट इज वाई अब कैरियर ने गुड्स नहीं दिए किसको? बाबूराम को. दैट इज वाई ही फेल्ड टू डिलीवर द टीवी सेट टू श्यामलाल. चेतन ने बाबूलाल को नहीं दिए तो बाबूलाल टीवी सेट श्यामलाल को नहीं दे पाया, एंड बेचारे बाबूराम को लॉस हो गया, एंड सफर्ड अ ह्यूज लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन डिलीवरी. अंसारी केम टू नो अबाउट दिस. अंसारी को इसका पता चला, अंसारी को. ही डायरेक्टेड चेतन टू स्टॉप द डिलीवरी टू बाबूराम. अब अंसारी किसको बोल रहा है? अंसारी बोल रहा है चेतन को कि तू दे ही मत बाबूराम को, उसको डिलीवरी रोक ले. मतलब ये जो अंसारी है वो चेतन को ये बोल रहा है कि तू बाबूराम को डिलीवरी रोक ले, तू बाबूराम को दे ही मत, एंड मुझे गुड्स वापस ला दे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट. वेदर अंसारी हैज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. देखो भैया, पहली चीज तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए बायर का इंसॉल्वेंट होना जरूरी है. यहां पे जो बायर है वो इंसॉल्वेंट ही नहीं हुआ है, और इंसॉल्वेंट हो भी जाता तो भी राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं होता है, बिकॉज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट हैज बीन लॉस्ट. ठीक है, क्योंकि उसने रॉन्गफुली रिफ्यूज टू डिलीवर किया है. तो वेदर अंसारी इज राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट? नो, बिकॉज पहली चीज तो बाबूराम इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है. ठीक है, बिकॉज बाबूराम इज नॉट इंसॉल्वेंट. एक तो बाबूराम इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज लॉस्ट, और ये राइट लॉस्ट भी हो चुका है. एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज लॉस्ट, और ये राइट लॉस्ट भी हो चुका है. लॉस्ट क्यों हो चुका है? ये रहा रीजन, ये मैंने लिखा दिया. वेदर बाबूराम कैन क्लेम लॉस सफर ड्यू टू नॉन डिलीवरी फ्रॉम अंसारी.
वो पूछ रहा है बाबूराम अंसारी से लॉस ले सकता है क्या, बाबूराम अंसारी से लॉस ले सकता है क्या, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। कैन बाबूराम क्लेम लॉस सफर्ड ड्यू टू नॉन डिलीवरी फ्रॉम अंसारी? यस, बाबूराम कैन क्लेम लॉस। देखो होगा क्या सर, बाबूराम ने गुड्स की डिलीवरी करने